Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam Ma'am. क्लास 6 चैप्टर 10 हिस्ट्री का था हमारा ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स। इसमें आज का टॉपिक है द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। इट मीन्स जो पिलग्रिम्स यानी जो तीर्थ यात्री हैं, तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा, जानने की इच्छा। जैसा कि हमने इसके पहले टॉपिक में पढ़ा था, क्या पढ़ा था इसके पहले टॉपिक में कि ये जो बौद्ध धर्म है इसका प्रसार बहुत सारी जगह में हुआ था, है ना। चीन है और फिर चीन के बाद वहाँ हमारा सेंट्रल एशिया था, वहाँ भी हुआ। बाद में कोरिया, जापान, है ना। और कहाँ कहाँ हुआ, और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। तो इस तरह से बहुत सारे कंट्रीज में ये आगे बढ़ा। तो इन कंट्रीज के लोग और स्पेशली चाइना के लोग क्या थे, वो जानना चाहते थे गौतम बुद्ध के बारे में, और चीजें जानना चाहते थे। कहाँ उन्होंने जन्म लिया, कहाँ उन्होंने उपदेश दिए, कहाँ निर्वाण किया। तो ये सारी चीजें जानने के लिए ये क्या करते थे, इंडिया यानी हिंदुस्तान, हमारे भारत में आते थे। तो ये लोग जो होते थे, व्यापारी हुए या जो भी तीर्थ यात्री हुए, ये लोग किस में चलते थे, काफिलों में चलते थे। मतलब व्यापारी जो है काफिलों में, जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे, मतलब ग्रुप बनाकर रहते थे, ऐसे अकेले अकेले नहीं जाते थे। बहुत से जो पिलग्रिम्स है, जो तीर्थ यात्री हैं, वो भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थ यात्री मीन्स, पिलग्रिम्स मीन्स आप तो समझ गए होंगे, मीन्स जो मैन वुमेन, जो स्त्री पुरुष प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं, वर्शिप करने के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं, उनको हम तीर्थ यात्री कहते हैं। यानी कि मंदिर या भगवान के बारे में उनके बारे में जानकारी लेना, उनके बारे में प्रार्थना करना, और अपना एकांत में रहकर क्या करना, मंत्रोच्चारण करना, ये सारी चीजें वो करते हैं। तो इसी तरह भारत की यात्रा पर जो था, वो सबसे जो तीर्थ यात्री था, चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री, ठीक है, चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम। वो कौन था, फैजियान, है ना। फैजियान जो था वो बहुत ही फेमस था। वो कब आया था इस कॉन्टिनेंट पे, इस सब कॉन्टिनेंट पे लगभग 1600 ईयर्स एगो, 1600 साल पहले आया था। और ज़ुएनज़ेंग इस नाम का जो तीर्थ यात्री था, वो लगभग 1400 ईयर्स एगो, ये कम से कम 1400 साल पहले भारत आया। और उसी के करीब करीब 50 साल बाद कौन आया, आई जिंग आया, ठीक है। ये आए, इनको जैसे फैजियान, इसको हिंदी में मिलेगा फासियन, है ना। ज़ुएनज़ेंग, इसका मिलेगा स्वान, है ना। आई किंग, ये जिस तरह से लिखा है इसका मतलब होते इत्सिंग। ये लोग जो थे, ये कहाँ आए थे, इंडिया आए थे। और ये सब जो बुद्ध हैं, है ना, जो बुद्ध हैं, जो भगवान हैं, माना है जिन्होंने, बुद्ध हैं, बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों को, और प्रसिद्ध मठ, मतलब जहाँ वो रहते थे, कहाँ क्या करते थे, जितने भी फेमस मठ थे, फेमस मोनेस्ट्रीज थी, इनको देखने के लिए वो भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। जो भी ये तीनों के बारे में जो फेमस थे, इन लोगों के बारे में लिखा है। तो ये इन लोगों ने मतलब जो भी देखा, है ना, अपनी यात्रा के दौरान, यात्रा कर रहे चीन से चलकर जहाँ ये बुद्ध का जो है पूरा लाइफ के बारे में, बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी जगहों के बारे में वहां तक पहुंच गए थे, तब तक की सारी चीजें उन्होंने लिखी। इन्होंने ये भी तक भी लिखा है कि अपनी इनकी यात्रा के दौरान क्या क्या मुश्किलें आई, कैसे कैसे
मतलब इन लोगों ने ट्रेवल किया, आगे बढ़े, किस कठिनाइयों को झेलते हुए आगे बढ़े, ये सारी चीजें भी इन लोगों ने अपनी किताबों में लिखी। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे, ये नहीं कि 2-4 दिन में अभी फ्लाइट पकड़ी और पहुंच गए। कितनी भी दूर हो गए तो 24 घंटे से ज्यादा लंबा कोई फ्लाइट से जाए है ही नहीं रास्ता, यानी फटाफट एक दिन में पहुंच जाते हैं, कहीं कहीं कुछ घंटों में पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं था। उस समय पैदल यात्रा होती थी, घोड़ों पर, ऊंटों पर या जहाजों से, यानी पानी मार्ग से, लेकिन कहीं से भी करते थे उनको कम से कम साल भर तो लग ही जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा है ना, उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी लिखा जो वो अपने साथ ले गए थे। उन बुक्स के बारे में भी इन सभी ने लिखा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कैसे वो चाइना पहुंचे, लेकिन ये पढ़ लेते हैं कि ज़ुआनज़ैंग ये कैसे पहुंचा चाइना। ये वापस, क्योंकि अब आए हैं, देख लिया, सब लिख लिया, वापस भी तो जाएंगे। तो ज़ुआनज़ैंग जो था ये किस तरह से गए थे, ये गए थे लैंड रूट से, यानी जमीन पर चल चल कर गए थे। अब आपको ये जमीन पर ही तो चलकर जाएंगे, लेकिन नहीं, जब पानी के जहाजों पर भी तो जाते हैं ना, तो ये गए थे लैंड रूट से वापस चाइना। और कहां से? थ्रू द नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया होकर ये अपने चीन वापस लौटे थे। उसने जो ये ज़ुआनज़ैंग है, इन्होंने क्या किया था, सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा लगभग 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां यानी मैन्युस्क्रिप्ट एकत्र की थी, और इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया था। कम से कम ये सारी चीजें वो अपने चीन 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया था। लेकिन इनमें से 50 पांडुलिपियां, 50 मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं कि उस खो गई थी जब वो सिंधु नदी पार कर रहा था और उसकी नाव पलट गई थी। तो इस तरह से लगभग 50 पांडुलिपियां, 50 मैन्युस्क्रिप्ट क्या हो गई थी, मिस हो गई थी क्रॉस करते समय। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई जो भी बची थी, जो 600 ले गया था, 550 बची, उनको संस्कृत में ट्रांसलेट, मतलब उनको संस्कृत में ट्रांसलेट नहीं, संस्कृत से चीनी में ट्रांसलेट करने में लगा दिया उसने। और सारा जीवन कि क्या क्या चीज उसने देखा, यहाँ से संस्कृत में करके गया, और संस्कृत में जो चीजें मिली या बुक मिली उसको उसने चीनी लैंग्वेज में क्या किया, ट्रांसलेट किया। अब ये देखते हैं कि फैजियन कैसे पहुंचा था रिटर्न टू चाइना। फैजियन जो था, इसने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा कहां से शुरू की थी, बंगाल से शुरू की थी। ये जो था वो ये जो मर्चेंट्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, तो व्यापारियों के एक जहाज पर ये चढ़ गया। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक क्या हुआ, बहुत ही समुद्री तूफान आया, और समुद्री तूफान में ये लोग फंस गए। अब व्यापारी जो थे, मर्चेंट जो थे, अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए क्या कर रहे थे, जो भी उनके पास माल था वो फेंक रहे थे, जिससे जहाज क्या हो, हल्का हो जाए, और हल्का लगे और ये डूबे नहीं या इधर उधर नहीं हो। अब जो फैजियान था, यानी फाजियान जो था, इसने भी क्या किया, अपने सामान को तो फेंक दिया, लेकिन जो मैन्युस्क्रिप्ट ले गया था अपने साथ और बुद्ध की जो मूर्तियां थी उनको ले गया था, उनको उसने नहीं फेंका। जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान इकट्ठा किया था, उन चीजों को उसने नहीं फेंका क्योंकि ये उसके बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसलिए उसने नहीं फेंकी। जो नहीं इंपॉर्टेंट थी उसके लिए उसने उसे फेंक दिया। पर अपनी उन मैन्युस्क्रिप्ट्स और बुद्ध की मूर्तियों को उसने नहीं फेंका, ठीक है। लेकिन 13 दिनों के बाद क्या हुआ, आंधी रुक गई, और उसने समुद्र का क्या वर्णन किया है, किस प्रकार उसने डिस्क्राइब किया है समुद्र को, कि समुद्र कैसा है, बाउंडलेस, असीम है।
सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगाना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है कि पूर्व किधर है, पश्चिम किस दिशा में है। यानी दिशाएं हम पता नहीं लगा सकते बिना चांद, तारे और सूर्य के। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर बरसात है तो ना तो चांद दिख रहा है, ना सूरज दिख रहा है, ना तारे दिख रहे हैं, तो जिधर हवा ले जा रही है कि भाई चलते चलो, उधर ही चलते चल रहे हैं, चाहे वो गलती दिशा क्यों ना हो। अब जब जावा पहुंचे वो, तो जावा पहुंचने में उन्हें कितने दिन लग गए थे? 90 डेज लग गए थे, 90 डेज से भी ज्यादा। यहाँ पर वह 5 महीने के लिए रुका और इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वो चीन पहुंच गया था। अब यहाँ पर हमारे इंडिया में शुरू से ही एजुकेशन को लेकर बहुत ही बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज बनी थी। उन्हीं में थी एक नालंदा, अ यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग है ना, एक यूनिक, एक विशिष्ट सेंटर, एक विशिष्ट केंद्र शिक्षा का क्या था? नालंदा। ज़ुएनज़ैंग and other pilgrims spent time studying in नालंदा, जो कि बिहार में। तो ये जो भी ये था ज़ुएनज़ैंग और जितने भी तीर्थयात्री थे, उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र है ना, कौन सा था फेमस बौद्ध विद्या केंद्र? नालंदा, जो कि बिहार में है। वहां पर इन लोगों ने स्टडी की। उसने नालंदा के बारे में भी कुछ लिखा है। क्या लिखा है? द टीचर्स आर मैन ऑफ द हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट। मतलब यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं, यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं, योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे है। बुद्ध के उपदेशों का वो पूरी ईमानदारी से, पूरी सिंसियरिटी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं और जिन्हें सबको मानना ही पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते हैं, डिस्कशन चलता रहता है, जिससे जो युवा हैं और वृद्ध हैं दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं, उनको कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी डाउट्स हैं, उन्हें दूर करने के लिए यहाँ पर आते हैं। कहाँ पर? नालंदा यूनिवर्सिटी पे। नए आगंतुकों से पहले क्या किया जाता है? जैसे जो डेली आते जाते हैं, एडमिशन ले लिया, वो तो चलो उनका तो रोज का आना जाना है, लेकिन जो नए न्यू एडमिट होते हैं, उसमें न्यू एडमिशन लेते हैं, आते हैं, उनसे सबसे पहले द्वारपाल ही कठिन क्वेश्चंस पूछते हैं। द्वारपाल मीन्स गेट कीपर। सोचिए, इतनी हाईली एजुकेटेड लोग थे वहां के गेट कीपर भी था। वो भी जब किसी को एंटर देता है तो वो इतने टफ क्वेश्चंस पूछता था कि अगर किसी को उसमें एडमिशन लेना है या उसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचना है तो पहले गेट कीपर के क्वेश्चन का आंसर देना होगा। अगर वो आंसर सही देते हैं तभी वो एंट्री देता था। तो सोचिए फिर टीचर्स तो कितने विद्वान रहे होंगे उस समय के, है ना। तो बहुत कठिन प्रश्न पूछता था, वो पूछते हैं जैसे जो भी होते हैं गेट कीपर, और उन्हें अंदर जाने की अनुमति, अंदर जाने की परमिशन तभी मिलती है जब वे गेट कीपर को सही उत्तर दे पाते हैं। और 10 में से 7-8 सही उत्तर तो दे ही नहीं पाते हैं। सोचिए कितना टफ क्वेश्चन पूछते होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए और आगे बढ़िए।